हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। और ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ जिसमें हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 12 करंट अफेयर्स को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे 24 अक्टूबर 2025 के 12 सबसे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो हमारी सीरीज़ है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ सेलेक्टेड क्वेश्चंस ही डिस्कस करते हैं और यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आने की संभावना जो है वो 90% तक होती है। ठीक है, तो हमारी इस क्लास का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम आपका बहुत कम समय लेते हुए बहुत कुछ रिवीजन करवा सकें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज की अपनी क्लास को। और हमेशा की तरह हम शुरुआत करेंगे क्विक रिवीजन के साथ, यानी हमने जो कुछ भी एक दिन पहले पढ़ा होता है यहाँ पर हम एक बार उसको सरसरी निगाह से पहले देखते हैं। कल का हमने पहला क्वेश्चन डिस्कस किया था, अक्टूबर 2025 में किस टीम ने अंडर 20 फीफा विश्व कप 2025 का खिताब जीता है। तो अंडर 20 फीफा विश्व कप का टाइटल मिला है मोरक्को देश को। इन्होंने किसको हराकर ये टाइटल जीता? तो अर्जेंटीना को। और ये इवेंट कहाँ पर हुआ है? चिले देश में। ठीक है, कब से कब तक हुआ था? 27 सितंबर को स्टार्ट हुआ था और 19 अक्टूबर तक हुआ था। ठीक है, भारत ने जानलेवा श्वसन संक्रमणों से लड़ने के लिए अपना पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक किस नाम से विकसित किया है? यह हमारा पहला स्वदेशी डेवलप्ड एंटीबायोटिक है, इसका नाम हमने रखा है नेफिथ्रोमाइसिन। अगला है, अक्टूबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का 90वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो 90th नंबर का IUCN में मेंबर देश बन गया है तुवालू कंट्री। ठीक है, अक्टूबर 2025 में केंद्र सरकार ने उच्च उपज वाली लंबे रेशे वाली कपास की खेती को बढ़ावा देने के लिए 600 करोड़ रुपए की लागत के साथ कौन सा मिशन शुरू किया? इसका नाम है कपास क्रांति मिशन। दिवाली के मौके पर राजस्व खुफिया निदेशालय ने किस अभियान के तहत 4.82 करोड़ रुपए मूल्य के चीनी पटाखे जब्त किए? इसके लिए DRI ने लॉन्च किया था ऑपरेशन फायर ट्रेल। ठीक है, DRI का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में। याद रखिएगा ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है? फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत। इसरो के चंद्रयान 2 ने किस उपकरण की मदद से चंद्रमा के ब्रह्ममंडल पर सौर कोरोनल मास इजेक्शन के प्रभाव का पहली बार सफलतापूर्वक पता लगाया? इसका नाम है चेस 2। ठीक है, चेस 2 का फुल फॉर्म क्या है? चंद्राज एटमॉस्फेरिक कॉम्पोजिशन एक्सप्लोरर 2। और चंद्रयान 2 कब लॉन्च हुआ था? 22 जुलाई 2019 को। आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि चंद्रयान 2 को हमने किस पर्टिकुलर रॉकेट की हेल्प से लॉन्च किया था? तो इसके लिए हमने अपना यूज़ किया था GSLV MK3 MK1 रॉकेट। ठीक है, अक्टूबर 2025 में जापान के पर्सन्स ऑफ कल्चरल मेरिट पुरस्कार जीतने वाली पहली आवाज़ कलाकार कौन बन गई? ये है मसाको नोजावा। अक्टूबर 2025 में उत्तराखंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? ये ऑर्गेनाइज किया गया देहरादून में। ये इवेंट जो है वो PPP पर आधारित था। PPP क्या है? ये है पीपल, प्लैनेट और प्रोग्रेस। इसको आप PPP के नाम से जानते हैं। ठीक है, अक्टूबर 2025 में 8 पनडुब्बी रोधी युद्ध शैलो वाटर क्राफ्ट की श्रृंखला का छठा पोत BY-528 मगदाला कहाँ पर सफलतापूर्वक जलावतरित किया गया है? तो इसका जलावरण हुआ है कोचीन शिपयार्ड्स लिमिटेड में। फॉर्मूला 1 रेस यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीत लिया है मैक्स वर्स्टैपेन ने, और ये रेड बुल के लिए खेलते हैं। अक्टूबर 2025 में तीसरी भारत मध्य एशिया सुरक्षा परिषद के सचिवों राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है? तो बिश्केक किर्गिस्तान में। और भारत की तरफ से कौन गए थे पार्टिसिपेट करने या हमको रिप्रेजेंट करने? तो आंसर है अजीत डोभाल, जो कि हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी तन्वी शर्मा ने BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 महिला एकल में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने रजत पदक जीता। और ये इवेंट कहाँ पर हुआ था? असम के गुवाहाटी शहर में। याद रखिएगा ये 25th एडिशन था इस चैंपियनशिप का। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट कल के करंट अफेयर्स थे। और अगर आप इनको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, हर क्वेश्चन को डेप्थ में जाके समझना चाहते हैं, तो आप हमारा कल का लेक्चर ज़रूर रेफर करिएगा। ठीक है, आइए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो हमारी सीरीज़ है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। आप हमारी इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करिएगा। साथ ही मैं आपको यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि जो हमारी सितंबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है वो लॉन्च कर दी गई है। साथ ही अगर आप पिछले 8 महीने की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहते हैं जिसमें जनवरी से लेकर अगस्त 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मौजूद हों, तो इसके लिए आप हमारी इस वेबसाइट को ज़रूर विजिट करिएगा। यहाँ पर ये दोनों ई बुक्स अवेलेबल हैं। वेबसाइट का नाम है www.ravibooks.pdf.com। ठीक है,
ये छोटा सा सैम्पल है हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को वेल एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पर हाइलाइटर्स, पॉइंट और स्टैटिक जी के साथ ही पिक्चर्स का यूज़ करते हुए, ताकि जो क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी हो आपको और आप इन क्वेश्चंस को लॉन्ग टर्म तक याद रख सकें। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन ई बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये हमारी वेबसाइट है, आप इस पर ज़रूर विजिट कर लीजिएगा। और इसी के साथ चलिए अपनी हम क्लास शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है आज का, भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन बनी है, आपसे ये पूछा जा रहा है। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, शांता रंगस्वामी। ये बन गई हैं फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन। कोई भी चीज़ अगर पहली बार हो रही है तो वो आपके एग्जाम के लिए डबल इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बहुत बार बताया है। और साथ ही ये वुमेन एम्पावरमेंट का भी क्वेश्चन है, तो इसलिए ये और भी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो शांता रंगस्वामी को भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। वो भारत की पूर्व महिला क्रिकेट कप्तान रह चुकी हैं। पूर्व दिल्ली के पुरुष ओपनर है वेंकट सुंदरम, इनको भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन का सचिव नियुक्त किया गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी एक रिसेंट अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन हो जाएगा। भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन की बात करेंगे तो ये एक गैर लाभकारी कंपनी है। इसकी स्थापना हुई थी 5 जुलाई 2019 को। भारत में रिटायर्ड क्रिकेटरों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ये स्थापित किया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो शांता रंगास्वामी हैं ये बन गई हैं फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन। यहाँ पे अगर हम दो इम्पॉर्टेंट वुमेन की बात करें जो ट्रेंडिंग है आजकल, तो फर्स्ट नाम इसमें आता है सुशीला कार्की का। सुशीला कार्की बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी और रीज़न क्या है, क्योंकि ये नेपाल की पहली एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनी है। ठीक है, तो नेपाल में इनसे पहले अभी तक कोई भी फीमेल प्राइम मिनिस्टर नहीं बनी थी, तो इसलिए याद रखना है कि नेपाल की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर हैं सुशीला कार्की। इसी के साथ जापान देश में भी फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर हाल ही में नियुक्त हुई हैं और इनका नाम है साने तकाइची। ये दोनों ही नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट के सेक्टर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, चलिए यहाँ पे हम कुछ राष्ट्रीय नियुक्तियाँ 2025 की रिवाइज कर लेते हैं, जिनके एग्जाम में जो है आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। पहला क्वेश्चन है, असोचैम के नए अध्यक्ष ये बने हैं निर्मल कुमार मिंडा। भारत के नए उपसेना प्रमुख हैं लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं मिस्टर अनंत गोयनका। राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स के 35वें नंबर के महानिदेशक बन गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के 13वें निदेशक हैं डॉक्टर कनाद दास। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक बने हैं डॉक्टर ए राजराजन। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के नए महानिदेशक बने हैं मिस्टर प्रवीण कुमार। भारतीय नौसेना के 47वें नंबर के उप प्रमुख बने हैं वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के 11वें अध्यक्ष बन गए हैं तुहिन कांत पांडे। सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक बने हैं मिस्टर संजय सिंघल। ठीक है, ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय नियुक्तियां हैं 2025 के लिए, इनको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में किस ओलंपिक पदक विजेता को प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के मानद उपाधि से नवाजा गया है? कौन सी ओलंपिक मेडलिस्ट हैं जिनको कन्फर किया गया है ऑनररी रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल इन द टेरिटोरियल आर्मी? करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, नीरज चोपड़ा, जो कि जैवलिन थ्रो से रिलेटेड हैं, ये भाला फेंकते हैं। ठीक है, ओलंपिक पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और साथ ही थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की उपस्थिति में भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई है। और नीरज चोपड़ा 26 अगस्त 2016 को नायब सूबेदार के पद पर जूनियर कमीशन अधिकारी के रूप में भारतीय सेना में शामिल हुए थे। ओके, नीरज चोपड़ा की कुछ ये प्रमुख करियर उपलब्धियां हैं। पहला है टोक्यो ओलंपिक 2020, जिसका आयोजन 2021 में हुआ था, इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 की जो थी, जो कि बुडापेस्ट में ऑर्गेनाइज की गई थी, इसमें भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। पेरिस ओलंपिक 2024 में इन्होंने रजत पदक जीता। एशियाई खेल 2018 जो कि जकार्ता में हुआ और 2023 जो कि हांगझो में हुआ है, दोनों में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इनका जो है जो कैरियर है वो कितना ज़्यादा ब्राइट है। और इसी के साथ अब इनको जो है वो ऑनररी रैंक मिल गया है लेफ्टिनेंट कर्नल का इन द टेरिटोरियल आर्मी। ओके, और इसी के साथ नीरज चोपड़ा इस साल एक इम्पॉर्टेंट कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर भी बने थे। क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है और वो है ऑडी इंडिया। ठीक है, ऑडी इंडिया ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर इसी साल बनाया है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। मर्सर CFA ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो मर्सर CFA ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है? इंडिया की रैंक है 52।
भारत का स्थान इसमें रहा 52nd, यानी हम सबसे लास्ट पोजीशन पर रहे। भारत को 100 में से 43.8 का समग्र स्कोर मिलने के कारण इसे डी ग्रेड प्रदान किया गया। तो हमारा बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा है इस सूचकांक में। ये इसका 17वां संस्करण था। सूचकांक प्रत्येक देश के पेंशन या सेवानिवृत्ति आय प्रणालियों का मूल्यांकन 3 मुख्य स्तंभों के आधार पर करता है। पहला है पर्याप्तता यानी एडिक्वेसी, दूसरा है स्थायित्व यानी सस्टेनेबिलिटी, और तीसरा है सत्यनिष्ठा यानी इंटेग्रिटी। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम सबसे लास्ट पोजीशन पे थे। टॉप 3 देश की बात करेंगे तो पहला है नीदरलैंड, दूसरा है आइसलैंड और तीसरा है यहाँ पे डेनमार्क। आपको अंक नहीं याद रखना, ये सिर्फ नॉलेज के लिए। ठीक है, इसको कौन जारी करता है तो मर्सर अमेरिकी परामर्श फर्म है, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट CFA इंस्टीट्यूट और मोनाश सेंटर फॉर फाइनेंशियल स्टडीज, ये सारे मिलकर इसको जारी करते हैं। ओके, तो आपको याद रखना है कि इंडिया की रैंक इसमें 52 थी और इसी के साथ हम लास्ट पोजीशन पर रहे। ठीक है, हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की हमने बात करी थी और इसका जो Q3 का सूचकांक है वो रिलीज़ किया गया। इसमें इंडिया की रैंक है 85। ठीक है, याद रखिएगा Q1 में हम 85 पोजीशन पे थे, Q2 में हम 77 पे आए और फिर Q3 में वापस से हम 85 पर आ चुके हैं। और Q3 में अगर हम बात करेंगे कि फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा देश था तो ये है सिंगापुर। ठीक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको रिवाइज करते रहा करिए। अगला प्रश्न है, समुद्री अभ्यास जाइमेक्स 25 भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ है? तो जाइमेक्स 25 कौन से 2 देश के बीच में ऑर्गेनाइज किया गया? आंसर है जापान और इंडिया। ठीक है, तो जैमिक्स यानी जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, ये असल में जीमैक्स होना चाहिए। शामिल देश इसमें भारत और जापान है। कहाँ पर हुआ? जापान के क्यूशू में। और भारतीय नौसेना का फ्रिगेट INS सह्याद्री गया था इसमें पार्टिसिपेट करने। जापान की तरफ से इनका मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के जहाज JS असाही, JS ओमी और एक पनडुब्बी ने अभ्यास में भाग लिया। तो दूसरी कंट्री की तरफ से क्या आ रहा है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि इंडिया की तरफ से कौन सी जहाज गई थी पार्टिसिपेट करने। ठीक है, तो ये INS सह्याद्री है। उद्देश्य क्या है? ये अभ्यास दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच समुद्री सुरक्षा और परिचालन सहयोग को मजबूत करने पर केंद्रित था। ओके, तो याद रखिएगा ये जिमेक्स 25 जो है वो कौन से 2 देश के बीच में हुआ है? इंडिया और जापान के बीच में। वेन्यू क्या था इस साल का? तो जापान। ठीक है, जापान में ये ऑर्गेनाइज किया गया। ऑप्शन में है USA, इजराइल और ऑस्ट्रेलिया। आइए देखते हैं इनके साथ हम कौन सी एक्सरसाइज करते हैं। USA के साथ हम 2 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज करते हैं। पहला है यहाँ पे वज्र प्रहार, ठीक है, और दूसरा है यहाँ पे युद्ध अभ्यास। ये दोनों एक्सरसाइज इंडिया करता है US के साथ। इजराइल के साथ एज सच हम कोई भी बायलेटरल एक्सरसाइज नहीं करते, यानी ऐसी एक्सरसाइज इसमें सिर्फ इंडिया और इजराइल इन्वॉल्व हो। लेकिन हाँ, एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है ब्लू फ्लैग, इसको ज़रूर हम करते हैं। ठीक है, ब्लू फ्लैग इंडिया और इजराइल के बीच होती है, साथ ही और भी इसमें देश मौजूद होते हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हम 2 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज करते हैं। पहला है यहाँ पे ऑस इंडेक्स, ठीक है, और दूसरा है यहाँ पे ऑस्ट्रा हिंद। ये दोनों एक्सरसाइज हम ऑस्ट्रेलिया के साथ में करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? ब्रिक्स इंटरनेशनल अवार्ड किसको दिया गया है 2025 का? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अबू सुफियान खारखरोफ। ठीक है, डी ऑप्शन ये करेक्ट है। तो ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 की बात करेंगे तो ये दिया गया है दागिस्तान गणराज्य के पूर्व उप प्रधानमंत्री अबू सुफियान खारखरोफ को। किस लिए मिला है? आध्यात्मिक शिक्षा, सांस्कृतिक विकास और समुद्री नवाचार में उनके योगदान के लिए। कहाँ पर मिला है? तो मॉस्को रूस में रूसी संघ के राज्य ड्यूमा द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि ये ब्रिक्स इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया है अबू सुफियान खारखरोफ को। ओके, यहाँ पे ब्रिक्स की बात करेंगे तो 2025 की जो प्रेसिडेंसी है ब्रिक्स की वो किसके पास है? ब्राज़ील के पास है। ठीक है, और याद रखिएगा 17th एडिशन है और 2026 में जो इसका 18वां एडिशन है वो कौन होस्ट करेगा? इंडिया। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के सबसे बड़े टाइटेनियम और सुपर अलॉय मटेरियल संयंत्र का उद्घाटन कहां पर किया है? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने हाल ही में इनॉग्रेट कर दिया है इंडिया का सबसे बड़ा टाइटेनियम एंड सुपर अलॉय मटेरियल प्लांट। कहां पर किया है? आंसर है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये भारत का सबसे बड़ा टाइटेनियम और सुपर अलॉय मटेरियल संयंत्र है जिसका उद्घाटन हुआ है उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में। उद्घाटन की तिथि थी 18 अक्टूबर। उद्घाटन किसने किया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। और ये भारत का सबसे बड़ा एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम और सुपर अलॉय सामग्री संयंत्र है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ये संयंत्र रणनीतिक सामग्रियों में भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा और रक्षा, एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स और चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, सालाना की उत्पादन क्षमता इसकी क्या है? 6000 टन, यानी एक साल में 6000 टन तक उत्पादित कर सकेगा और यह एरोलॉय टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के अंतर्गत आता है। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पे है उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर।
लखनऊ के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्या सामने आया था, इंडिया का पहला जो नाइट सफारी जो है कुकरेल फॉरेस्ट में वो ओपन हो जाएगा बाय द एंड ऑफ दिसंबर 2026। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि इंडिया का पहला नाइट सफारी कहाँ पर ओपन हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। ठीक है, अगला है अक्टूबर 2025 में किस देश ने बढ़ते अपराध और हिंसा पर काबू पाने के लिए अपनी राजधानी लीमा में 30 दिन के आपातकाल की घोषणा करी है। कौन सी कंट्री है जिसने 30 दिन की इमरजेंसी डिक्लेयर करी अपने कैपिटल लीमा में, ताकि वो राइजिंग क्राइम एंड वायलेंस को कंट्रोल कर सकें? आंसर है सी ऑप्शन यहाँ पे, पेरू देश। पेरू ने अपनी राजधानी लीमा और पड़ोसी प्रांत कैलाओ में 30 दिन के आपातकाल यानी स्टेट ऑफ इमरजेंसी की अनाउंसमेंट कर दी है और पेरू के अंतिम राष्ट्रपति जोसे जेरी ने यह अनाउंसमेंट करी है। देश में बढ़ते अपराध और हिंसा पर काबू पाने के लिए ये स्टेप लिया गया है। पेरू दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है, इसकी राजधानी है लीमा और इसकी मुद्रा है न्यूवो सोल। संसद का नाम है इसके कांग्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, पेरू। यहाँ पे ऑप्शन में चिले और अर्जेंटीना है, इसको देख के आपको तुरंत फीफा वर्ल्ड कप याद आना चाहिए, फीफा वर्ल्ड कप 2025, क्योंकि इसके लिए होस्ट कौन सी देश थी? चिले में ये इवेंट हुआ था और इसको जीता किसने है? मोरक्को देश ने। हमने अभी पीछे रिवाइज किया था पहले क्वेश्चन में, मोरक्को देश ने इसको जीता था, किस देश को हरा के? तो अर्जेंटीना को। ठीक है, तो आप इस तरह से करंट अफेयर्स को रिलेट करके याद रखा करिए, कहीं पर भी अगर कोई भी वर्ड दिखा करे तो उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स याद करने की कोशिश किया करिए। अगला है अक्टूबर 2025 में किस देश ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में स्थित अपने तकनीकी मिशन को पूर्ण दूतावास का दर्जा प्रदान किया है? कौन सी कंट्री है जिसने फुल एम्बेसी स्टेटस दिया है अपने टेक्निकल मिशन को इन काबुल, जो कि अफगानिस्तान की कैपिटल है? आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, भारत। भारत ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में अपने तकनीकी मिशन को औपचारिक रूप से पूर्ण भारतीय दूतावास में उन्नत कर दिया है। ये निर्णय अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की हालिया भारत यात्रा के बाद लिया गया, जो अफगानिस्तान के साथ द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ठीक है, अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल और यहाँ पर मुद्रा चलती है अफगानी। ओके, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया। इसी के साथ हमने पिछले दिनों पढ़ा था कि इंडिया के नए हाई कमिश्नर कनाडा देश में अपॉइंट हो चुके हैं और इनका नाम क्या है? इनका नाम है मिस्टर दिनेश कुमार पटनायक। ठीक है, ये इंडिया के नए हाई कमिश्नर हैं टू द कंट्री कनाडा। इसी के साथ आपको बताना है कि कनाडा देश के नए हाई कमिश्नर इंडिया में कौन अपॉइंट हुए हैं। दोनों ही कंट्रीज़ ने अपने नए हाई कमिश्नर्स को क्योंकि अपॉइंट किया है इस साल, आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। अगला है वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2025 किसने जारी किया है? ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2025 को रिलीज किया है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने, और ये सूचकांक 3 आयामों और 10 संकेतकों पर आधारित है। कौन से 3 आयाम हैं? स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। वैश्विक स्तर पर निर्धन आबादी देखेंगे तो 109 देशों की 6.3 बिलियन आबादी में से 1.1 बिलियन लोग चरम बहुआयामी निर्धनता में जीवन यापन कर रहे हैं। भारत में अगर निर्धनता देखेंगे तो भारत में ये दर 2005 से 6 की 55.1% से घटकर 2019-21 में 16.4% रह गई है। ठीक है, तो इसमें हमने काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया है। इसको कौन जारी करता है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। ठीक है, दोनों आपस में मिलके इस रिपोर्ट को जारी करते हैं। करेक्ट आंसर है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में। आईएमएफ का भी हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस का भी हेडक्वार्टर है, ये भी याद रखिएगा। और यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि यूनाइटेड नेशंस की जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है, लेकिन इसकी जो अलग अलग बॉडीज़ हैं ज़रूरी नहीं कि उसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में ही लोकेटेड हो। ठीक है, अगला है तीरंदाजी विश्व कप फाइनल्स में व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाज कौन बन गई हैं? फर्स्ट इंडियन वुमेन कंपाउंड आर्चर कौन बनी है जिन्होंने इंडिविजुअल मेडल जीता एट द आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल? करेक्ट आंसर है ज्योति सुरेखा वेन्नम। आप इनका पिक्चर यहाँ पर देख सकते हैं। भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम ने आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल 2025 में महिलाओं की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। ज्योति ने विश्व नंबर 2 ग्रेट ब्रिटेन की एला गिब्सन को 150-145 के स्कोर से हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। उन्होंने इस मुकाबले में परफेक्ट स्कोर 150/150 शूट किया है। ये इवेंट कहाँ पर हुआ? चीन के नानजिंग में। ठीक है, तो ज्योति सुरेखा वेन्नम जो है ये फर्स्ट इंडियन वुमेन कंपाउंड आर्चर बनी टू विन एन इंडिविजुअल मेडल एट द आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल। ठीक है, ऑप्शन में है शीतल देवी, और शीतल देवी भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी पिछले दिनों क्योंकि ये वर्ल्ड चैंपियन बन गई हैं। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है वुमेन्स कंपाउंड इंडिविजुअल कैटेगरी में एट द पैरा वर्ल्ड आर्चरी
चैंपियनशिप, ठीक है। कहाँ पे जीता है? पैरा वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में। ये 18 साल की हैं और इनके आर्म्स नहीं हैं, यानी दोनों हाथ नहीं हैं इनके, बावजूद इसके इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। इसी के साथ ये वर्ल्ड चैंपियन हाल ही में बनी और बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में 5 दिन का तिहार उत्सव किस देश में मनाया गया? तो तिहार फेस्टिवल हाल ही में सेलिब्रेट किया है नेपाल देश ने। तिहार उत्सव नेपाल का एक प्रमुख हिंदू पर्व है जिसे दीपावली के समान 5 दिनों तक मनाया जाता है। इसी प्रकाश का पर्व भी हम कहते हैं और इसमें काग तिहार, कुकुर तिहार, गोवर्धन पूजा जैसे विशेष दिन शामिल होते हैं। ये जो पर्व है ये मनुष्य, पशु और देवताओं के बीच सामंजस्य का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। तो कौन सी कंट्री है जिसमें तिहार फेस्टिवल हाल ही में सेलिब्रेट किया गया? आंसर है नेपाल कंट्री। इसी के साथ पिछले दिनों बिहू भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था और मैंने आपको बताया था कि 3 तरह के बिहू होते हैं। फर्स्ट है यहाँ पर माघ बिहू, दूसरा है बोहाग बिहू और तीसरा है यहाँ पर काती बिहू, ठीक है। माघ बिहू जो है ये मनाया जाता है जनवरी मंथ में, बोहाग अप्रैल में मनाते हैं और काती बिहू को अक्टूबर में मनाते हैं। कौन से स्टेट में मनाते हैं? असम स्टेट में, ठीक है। और हाल ही में काती बिहू सेलिब्रेट किया गया है असम स्टेट में। आज का आखिरी प्रश्न है, किस राज्य ने वैश्विक मानकों वाले 50 पर्यटन स्थलों की राष्ट्रीय योजना के तहत जूको घाटी को नामित किया है? करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, यहाँ पे नागालैंड। ये घाटी नागालैंड और मणिपुर की सीमा पर स्थित है और अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता, जैव विविधता और खास तौर पर यहाँ मिलने वाले दुर्लभ फूल जैसे कि जूको लिली के लिए प्रसिद्ध है। इस योजना के तहत लगभग 250 करोड़ रुपए की विकास परियोजना की रूपरेखा तैयार की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? जूको घाटी को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इको पर्यटन स्थल बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि ये जो जूको वैली है नागालैंड में लोकेटेड है और इसको 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑफ ग्लोबल स्टैंडर्ड में नॉमिनेट किया गया है, ओके। इसी के साथ चलिए हम नागालैंड का राज्य दर्शन एक बार कर लेते हैं। स्थापना इसकी हुई थी 1 दिसंबर 1963 को। राजधानी है कोहिमा। मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो। राज्यपाल यहाँ पर हैं अजय कुमार भल्ला और इन्होंने अतिरिक्त प्रभार संभाला हुआ है नागालैंड का, क्योंकि ये ऑलरेडी कौन से स्टेट में गवर्नर हैं? तो मणिपुर के गवर्नर हैं। लोकसभा की सीटें 1, राज्यसभा की 1 है, विधानसभा की 60 सीटें हैं। पड़ोसी राज्य इसके 3 हैं, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और असम। पड़ोसी देश इसका 1 है जो कि है म्यांमार। राज पक्षी है ब्लिथ ट्रैगोपा। आधिकारिक भाषा यहाँ पर चलती है अंग्रेजी। राजकीय पुष्प है रेंडोडेंड्रोन आर्बोरियम। राजकीय पशु है मिथुन। राजकीय पक्षी है ब्लिथ ट्रैगोपैन, ठीक है। त्यौहार यहाँ पर कौन सा मनाते हैं? तो सेकरेनी उत्सव अंगामी जनजाति द्वारा। हॉर्नबिल त्यौहार यहाँ का बहुत फेमस त्यौहार है। आओ लांग मोन्यू कोन्याक जनजाति यहाँ की मनाती है। मोआत्सी, सोकुम समई, मोन्यू और मोत्सु, ये सारे जो त्यौहार हैं ये नागालैंड में मनाए जाते हैं। लोक नृत्य कौन कौन सा है यहाँ पर? रेंगमा, जेलियांग, बांस नृत्य, सदल केकई, आलू यट्टू, चांगलो, चांगसांग नृत्य, मोटसे, सांगफाओ, मोनिया, अशोक, कुकी नृत्य, रुक्यो, शारू नृत्य, मिमकुट उत्सव, ठीक है। ये सारे यहाँ के फेमस डांसेस हैं। तो ये हो गया नागालैंड का आपका राज्य दर्शन और इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। हमेशा की तरह लास्ट में हम एक टेस्ट रखते हैं छोटा सा आपके लिए, ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें। आज का पहला क्वेश्चन है, मर्सर CFA ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? दूसरा क्वेश्चन है, समुद्री अभ्यास GMEX 2025 भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ? और तीसरा है, भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, ठीक है। ये 3 क्वेश्चंस हैं आपके लिए एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जाके लिखना है। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आई रियली होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी और अपना आप फीडबैक ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाके लिखिएगा। और अगर आपको लगता है कि इसमें किसी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, कोई आपकी तरफ से सजेशन है, तो वो भी आप कमेंट्स में जाकर लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की, ठीक है। तो इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स को और स्टैटिक जीके को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर और ये आपके घर तक भी डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है GS का 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, GK और NCERT के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे।
इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी से लेकर मई यानी कि लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक हमने लॉन्च किया है आपके लिए। इसके अलावा मंथली और ईयरली ई बुक्स भी मिल जाएंगी। साथ ही 11,000 प्लस GK GS का बुक भी आपके लिए अवेलेबल किया गया है। ठीक है, तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए तो इस वेबसाइट पर जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। साथ ही ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। अगर आपको इस वीडियो का फ्री PDF चाहिए तो आप यहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में और भी चीज़ें हैं आपके लिए, जैसे कि GS की टेस्ट सीरीज़, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब के वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स की ई बुक्स, GK GS की ई बुक्स एटसेट्रा। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सभी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे कि आप हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से अपडेटेड रहें। ठीक है।